Hello everyone, this side Preet Kamal, and today we will be discussing about the subject details of an FTL, that is network filters and transmission lines. तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्टिव फिल्टर्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द बटरवर्थ फिल्टर, अबाउट द चेबीशेव फिल्टर कि वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एंड हाउ द एक्टिव फिल्टर्स आर बेटर देन द पैसिव फिल्टर्स एंड व्हाई वी यूज देम। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, व्हाई दे आर यूज्ड इन नेटवर्क फिल्टर्स, दिस विल बी डिस्कस्ड नाउ, राइट? सो transmission line. Transmission lines is a medium for transmitting electrical energy from one place to the अनदर प्लेस। तो ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसमिशन पोल्स होते हैं और उनके ऊपर से वायर्स जो हैं, वो केबल्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, और बहुत काफ़ी मोटी, काफ़ी थिक केबल्स जो होती हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम कनेक्टिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड टू द रिसीवर एंड। और वो क्या करती हैं, एक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को लेके ट्रैवल करती हैं। दैट सिग्नल्स कैन बी ऑफ योर, जैसे आप बिजली का सिग्नल कह सकते हो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट होती है, दैट सिग्नल्स कैन बी यूज्ड, राइट? या उसके अलावा हम लोग दूसरे सिग्नल्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल्स, जैसे जब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जब हम एंटीनाज नहीं यूज़ करते हैं, हम वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं यूज़ करते हैं, वायर्स को यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नल को फ्रॉम वन प्लेस टू दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्पेशली ट्रांसमिट करने के लिए, दैट मीडियम इज बेसिकली कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन लाइन, राइट? तो वो ट्रांसमीटर और रिसीवर की हेल्प से एक लिंकिंग एलिमेंट की तरह काम करती हैं। एंटीना भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंटीना जैसे कि जो हमारे ट्रांसमिशन पोल्स होते हैं बड़े बड़े, राइट? तो उनके साथ हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं। देन इट मे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म वायर्स थ्रू देयर एंटायर लेंथ। यूनिफॉर्म वायर्स हो सकती हैं उसके साथ, राइट? और इसके अंदर कंडक्टिंग मीडियम होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं बीच में। ओपन वायर्स भी हो सकती हैं जैसे कि टेलीफोन लाइन्स होती हैं या टेलीग्राफ लाइन्स होती हैं, या इंसुलेटेड वायर्स भी हो सकती हैं जैसे अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, या सिंपल केबल्स यूज़ करते हैं, सबमरीन केबल्स यूज़ करते हैं। आप घर के घरों में टीवी की सप्लाई आती है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द केबल वायर्स, राइट? तो वो उसको भी हम ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में उसको भी थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स जो है हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजने के लिए, टू वर्क एज सर्किट एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, फिल्टर, पर्टिकुलरली एट हाई फ्रीक्वेंसीज पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट दे आर, उनका इफेक्ट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जैसे ये एलिमेंट्स वर्क करते हैं उसी तरीके से आपकी ट्रांसमिशन लाइन भी बिहेव करती है। देन ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ यूज़ करते हैं? टू एक्ट एज अ मेजरिंग डिवाइस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इम्पिडेंस मैचिंग बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। सोर्स और लोड के बीच में जब हमने इम्पिडेंस मैचिंग परफॉर्म करनी होती है तो वहाँ पे, उस जगह पे मेजरिंग डिवाइस की तरह एक्ट करने के लिए भी हम केबल वायर्स को यूज़ करते हैं और उन्हें हम ट्रांसमिशन लाइन्स बोल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स। किस किस तरह की ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, राइट? अब बेसिक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, हम हाथ में पकड़ के तो उसको लेके जा नहीं सकते, वी नीड सम मीडियम टू टेक दैट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके लिए, उसको ट्रैवल करवाने के लिए वी यूज द ट्रांसमिशन लाइन, राइट? तो अब टाइप्स कौन कौन सी हैं? पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन हो सकती हैं। पैरेलल वायर का क्या मतलब है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है ट्रांसमिशन लाइन की,
ऑन इंसुलेटर्स एंड ऑन पोल्स। इंसुलेटर्स और पोल्स के साथ इसको यूज करते हैं हम, और इसको ओपन वायर लाइन भी बोल सकते हैं। देयर इज नो इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर, दैट मीन्स डायरेक्टली कंडक्टर को कनेक्ट किया होता है, उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होती है। लाइक टेलीफोन लाइन्स, टेलीग्राफीज, दे आर द पावर लाइन्स ऑफ दिस वैरायटी। उनको पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो बोलते हैं, जो हमारी टेलीफोन लाइन्स आती हैं, राइट। तो उसको क्या करते हैं, पोल टू पोल जो है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन इज द कोएक्सियल टाइप लाइन जो होती है। कोएक्सियल टाइप लाइन क्या होती है हमारी, द मेन कंडक्टर बीइंग अ हॉलो ट्यूब। जो मेन कंडक्टर होता है कोएक्सियल लाइन में वो एक हॉलो ट्यूब की तरह होता है, दूसरा कंडक्टर उसके अंदर डाला जाता है इनसाइड द ट्यूब, एंड both the tubes are coaxial, right? Each tube is insulated from other via dielectric medium। तो उसके अंदर क्या चीज होती है, उसको इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड, सॉरी इंसुलेशन प्रोवाइड करी होती है, लेकिन बाहर की इंसुलेशन है एक हॉलो ट्यूब की तरह। आपने कोएक्सियल वायर्स देखी होंगी, उसके अंदर क्या होता है, सबसे बीच में एक कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, राइट। वो भी इंसुलेशन है एक, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपके हाथ पे शॉक वगैरह ना लग जाए। उसके बाद उसके ऊपर एक नेट होती है, सिल्वर कलर की नेट होती है, वो नॉइस वगैरह को रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, दैट इज बेसिकली कोएक्सियल केबल, राइट। तो उसको भी एक ट्रांसमिशन लाइन की ही टाइप है। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं, अलग अलग तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, राइट। जो टेलीफोनी टेलीग्राफी में यूज होती है वो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। जो हमारी केबल वायर्स जो हमारे घर पे केबल कनेक्शंस के लिए यूज होती हैं उनको कोएक्सियल टाइप लाइन बोलते हैं। होती वो ट्रांसमिशन लाइंस ही हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। देन आफ्टर इज वेवगाइड टाइप केबल जो होती है। वेवगाइड टाइप केबल का क्या मतलब है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर वीएचएफ यूएचएफ ट्रांसमिशंस। ये भी एक हॉलो कंडक्टिंग ट्यूब होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, वेयर द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द गाइड। लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स जहाँ पे हम यूज करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं वेवगाइड टाइप केबल्स, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एक एग्जांपल है। जैसे कि आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारी टीवी ट्रांसमिशंस के लिए, हमारी टेलीफोनिक ट्रांसमिशंस के लिए, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो वेरी हाई, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं, जो आपके तक तो वायरलेस है, लेकिन उसके बाद वहाँ से लेके जो जो टावर्स हैं, वो टावर्स से लेके जो आपका मेन स्विचिंग सेंटर होता है, मेन स्विचिंग ऑफिस होता है, वहाँ तक जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो आपके यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स वहाँ पे यूज होते हैं, वहाँ तक वायर्ड कनेक्शन होता है। दैट मीन्स मेन स्विचिंग सेंटर से लेके, ऑफिस से लेके, आपका मोबाइल का ऑफिस होता है एक, राइट, जहाँ पे आपके मोबाइल सही नहीं होते, जहाँ से आपको सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। वो मोबाइल्स का नहीं होता बेसिकली, वो होता है आपके कनेक्शन का। जैसे एयरटेल का ऑफिस है, रिलायंस का ऑफिस है, या आपके वोडाफोन का ऑफिस है, या बीएसएनएल का है, या आइडिया का है, या जो भी आप नेटवर्क यूज करो, नेटवर्क के ऑफिस होते हैं। और वो ऑफिस से डायरेक्ट आपके मोबाइल पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते हैं, वो ऑफिस से ऑप्टिकल वायर्स के थ्रू आपके सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं आपके टावर्स के साथ। फिर टावर्स के ऊपर एंटीनाज लगे होते हैं, फिर वो एंटीनाज से आपके मोबाइल फोन पे सिग्नल आता है। कई बार आप फोन करने जाते हैं एंड यू थिंक लाइक कि यार टावर सिग्नल नहीं आ रहा है, एंड यू गो, उसको आप ऊपर करते हो थोड़ा सा, या इधर उधर आप मूवमेंट करते हो थोड़ी बहुत, तो वो आपका सिग्नल कैच कर लेता है। सो दिस इज समथिंग लाइक कि वो वायरलेस सिग्नल्स हैं। कई बार वो आपके किसी ज़्यादा ज़्यादा कहीं पे अब स्टैकल्स आ जाते हैं, ज़्यादा कहीं पे उसकी सिग्नल का लॉस हो जाता है। आपके घर में भी कोई ऐसा रूम होगा जहाँ पे आप अगर बात करते हो फ़ोन के ऊपर, तो वो अटकती है बात, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और वहीं से आप उठ के अगर बाहर वाले रूम में आ जाते हो तो वो सही से चलता है, या आप छत पे चले जाते हो तो और सही से चलता है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज बेसिकली अंडर द वेवगाइड टाइप केबल। तो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन लाइंस की अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन हैं वो सारी ट्रांसमिशन लाइंस ही। कोई भी वायर, कोई भी केबल जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, उसे ट्रांसमिशन लाइन ही बोलेंगे। अब एडवांटेजेस क्या हैं ओपन वायर lines की, कि they are cheaper and can be easily constructed since there is no insulation in the line conductors, hence there is a little dielectric loss। तो ओपन वायर सिस्टम्स जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इजी टू यूज हैं, दे आर चीपर, इजीली कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, लेकिन उनमें कोई इंसुलेशन नहीं होती जिसकी वजह से उसमें लॉसेस हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए उनकी जो फील्ड्स होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है, जबकि जो ओपन वायर लाइंस हैं दे आर नॉट सुटेबल बियॉन्ड 100 मेगाहर्ट्ज, राइट। 100 मेगाहर्ट्ज के बाद दे आर सुटेबल
नॉट सूटेबल, राइट, बिकॉज उसमें रेडिएशन इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस आ सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं उनमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी रेडिएशन लॉसेस नहीं होते हैं। हाउएवर दीज केबल्स आर कॉस्टलियर एंड हैव हायर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा अगर उसके अंदर से हम सिग्नल्स को पास करेंगे तो फिर वो भी उनका लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो वेव गाइड केबल्स हैं दे आर सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एट वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन करने के लिए जिन लाइंस को हम लोग यूज़ करते हैं, जिन केबल्स को ट्रांसमिशन लाइंस को हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं वेव गाइड्स, राइट। वो वेव गाइड केबल्स जो होती हैं उनकी एक सबसे अच्छी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, राइट। उसके बाद आ जाती है हमारी इनफाइनाइट लाइन। अब इनफाइनाइट लाइन क्या है? ट्रांसमिशन लाइंस की थियरी में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द इनफाइनाइट लाइन। वो क्या होता है? लेट द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी along any uniform and symmetrical transmission line be assumed in the hypothetical line of infinite length having electrical constants per unit length identical to those of the line under construction। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रोपिगेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग एनी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम एज्यूम करते हैं इन अ हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कि फॉर एग्जाम्पल वो लाइन का जो है हम एज्यूम कर रहे हैं वो कभी एंड नहीं हो रही, कभी खत्म नहीं हो रही, इट इज इनफाइनाइट लेंथ। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट्स हैं पर यूनिट लेंथ वो आइडेंटिकल हैं, वो एग्जैक्टली सेम है टू दोज द लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि कोई भी आप वायर, कोई भी आप लाइन कंसिडर करो और उसको हम हाइपोथेटिकली हम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वो लाइन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो रही, तो उसके अंदर भी जितने कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट्स होंगे पर यूनिट लेंथ वो एग्जैक्टली सेम होंगे उस लाइन के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो वर्किंग में है, राइट। सो इसका मतलब कि इनफाइनाइट लाइन जो होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो उसकी जो लाइन की लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। नो इलेक्ट्रिकल वेव विल ओवर रीच द डिस्टेंट एंड। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो डिस्टेंट एंड पे नहीं पहुंच रहा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वेव जो है वो ओवर रीच नहीं कर रहा है। देन देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब कि जब हमारा एंड पॉइंट ही नहीं है, जब हम कहीं पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वहां से कोई भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिस्टेंट एंड, कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव आने का या बैक वेव आने का या बैक ईएमएफ आने का या रिफ्लेक्ट करने का वेव का चांस ही नहीं है इनफाइनाइट लाइन के केस में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द वोल्टेज being applied at the sending end, जो वोल्टेज हम सेंडिंग एंड पे अप्लाई कर रहे हैं, द करंट विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। और जो करंट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पे डिपेंड करेगा एंड इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द टर्मिनेटिंग इम्पिडेंस वी आर एट द रिमोट एंड। तो वो एंड वाले पॉइंट पे जिससे हमने उसको टर्मिनेट करना था जेड आर से, टर्मिनेटिंग इम्पिडेंस से, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पे। तो इनफाइनाइट लाइन अगर हम कंसिडर करेंगे तो द इम्पिडेंस विल बी जी नॉट लुकिंग फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स। तो सिर्फ हम इनपुट टर्मिनल्स ही देख सकते हैं, क्योंकि जब एंड हमें पता ही नहीं है तो एंड से हम कोई भी चीज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, एंड से हम रिजल्ट्स ले ही नहीं सकते। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है तो हम इनपुट टर्मिनल्स के साथ करेंगे। एंड इवन इफ अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ लाइन एट द एंड ऑफ द लाइन इज रिमूव्ड, तो अगर एंड ऑफ द लाइन से, इनफाइनाइट लाइन के एंड से एक छोटा सा पार्ट हम रिमूव भी कर देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So that the line now starts at a cut section, the impedance locking through the cut section will again be Z0। तो अगर हम वहां से उस पर्टिकुलर उस कट सेक्शन से उसको देखें तब भी वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 ही रहेगी, और जो हमने शॉर्ट सेक्शन एंड ऑफ द लाइन से रिमूव किया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा on the infinite nature of the line। So the currents and voltages at all the points along the length of the line would be exactly the same if it were terminated in an infinite line of length। तो अगर हम infinite line को consider करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि करंट हो, वोल्टेजेस हो, पूरी लेंथ के along जहाँ पे भी मर्जी आप चेक कर लो, they would be exactly the same। इन्फिनिट लाइन के केस में अगर हम उसको चेक करेंगे तो इसका मतलब लॉजिकल पॉइंट क्या है, क्यों हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि अ शॉर्ट लाइन terminated in Z naught behaves electrically at all points along its length if it were as a infinite line। तो अगर हम एक किसी भी
ट्रांसमिशन लाइन का, मान लो वो 2 किलोमीटर की है या 10 किलोमीटर की है या 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जो आप लोगों ने लगाई है, उसमें से अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट कर लोगे या एक पर्टिकुलर पार्ट को निकाल के उसको चेक करोगे, उसको जी नॉट से टर्मिनेट करके उसकी वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिग्नल फ्लो, एवरीथिंग इफ यू विल चेक, so that will be exactly the same like infinite line, राइट. दिस इज द लॉजिकल पॉइंट कि अगर हम अपने ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना चाहते हैं, देन इट डजंट मीन कि हमें उसकी कंप्लीट लेंथ पे ही चेक करना है. एक स्मॉल पार्ट, एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, वन पर्टिकुलर पार्ट को हम लेके उस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे. इस चीज़ का ये मतलब है कि इन्फिनाइट लाइन जो है इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक वेव जो लास्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है वहां से कोई भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी हमें नहीं मिलेगी. और दूसरा पॉइंट कि जो भी हम करंट और वोल्टेजेस अगर हम इसमें सेंड कर रहे हैं तो उसको अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मेजर करना चाहते हैं तो वो सेम रहेगी थ्रू आउट द इनफाइनाइट लेंथ, राइट. तो व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड एट द सेंडिंग एंड ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन, अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो, अ फाइनाइट करंट फ्लोज. तो एक फाइनाइट करंट जो है उसके अंदर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस इफेक्ट एंड लीकेज कंडक्टेंस बिटवीन द टू वायर्स constituting the transmission, and the ratio of the applied voltage to the currents flowing gives the input impedance of that line. तो जितनी आपने वोल्टेज अप्लाई करी डिवाइडेड बाय जितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पिडेंस, जिसको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. और उसका जो मैग्नीट्यूड है इट लाइज बिटवीन 200 to 1600 ओम्स अगर आप -45 से 0 डिग्री का एंगल लेते हो. एंड द मॉडुलस एंड एंगल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द इम्पिडेंस हैज बीन मेजर्ड शुड बी स्टेटेड. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आप इम्पिडेंस मेजर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है या एंगल कौन सा यूज हो रहा है. जनरली जो इसका मैग्नीट्यूड है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का वो 200 ओम से लेके 1600 ओम्स के बीच में वेरी करता है, राइट. सो उसके बाद है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, इसको जनरली हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट्स या सेकेंडरी कांस्टेंट्स के साथ मेजर करते हैं कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, वो सही से ट्रांसमिशन कर रही है या नहीं कर रही है, ट्रांसमिशन लाइन कैसी है. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे चेक कर सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कांस्टेंट्स के साथ उसको चेक कर सकते हैं. तो प्राइमरी कांस्टेंट्स का क्या मतलब है, जो ट्रांसमिशन लाइन है इट मे इलेक्ट्रिकली बी रिप्रेजेंटेड एज अ सर्किट. बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन है वो एक सर्किट की तरह ही बिहेव करती है. वो सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज इंडक्टेंस, शंट कैपेसिटेंस, लीकेज कंडक्टेंस. तो ये 4 कंपोनेंट्स एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होते हैं जो एक ट्रांसमिशन लाइन है उसमें दिखते नहीं है बट बिहेव ऐसा ही करते हैं ना, हम लम्प्ड कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं. तो ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, राइट, से रीड है, व्हेन द सर्किट एलिमेंट्स equivalent are assumed to be lumped as single parameters like single resistance, inductance, capacitance, this equivalent representation is called the lumped parameter concept, right. तो ये जो equivalent जो हम लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन को जिसके equivalent बोलते हैं सीरीज और सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज इंडक्टेंस के साथ में शंट कैपेसिटेंस और लीकेज कंडक्टेंस, राइट. तो ये 4 चीजें एक ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं. उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं बट उनका अफेक्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर कॉन्सेप्ट, राइट. एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क. जनरली इसको टी और पाई नेटवर्क के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम इसका एनालिसिस सिंपली कर सकें, राइट. द पैरामीटर्स में आल्सो बी assumed to be distributed throughout the entire line and then is known as the distributed parameter concept. तो जो पैरामीटर्स को हम assume करते हैं they are distributed throughout the entire line, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बोलते हैं या उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कॉन्सेप्ट. मेनली 4 लाइन पैरामीटर्स आर एल सी जी.
प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स इनको बोलते हैं और इन्हीं से हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है एल और सी का, इट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, वाइल आर जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करता है। व्हेन इज्यूम टू बी ओनली द इनवर्स ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जी ऑल्सो डज नॉट वेरी विद फ्रीक्वेंसी। तो जी और आर जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करते हैं, लेकिन एल और सी का जो मैग्नीट्यूड है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो जो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स एल loop inductance per unit length, C shunt capacitance, R loop resistance and G shunt conductance सारे per unit लेंथ हैं, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली इनको हम लोग चेक करते हैं। द टोटल सीरीज इम्पिडेंस इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज Z इज इक्वल्स टू R प्लस J ओमेगा L, और जो शंट एडमिटेंस है वो Y इज इक्वल्स टू G प्लस J ओमेगा C, यानी कि जो इम्पिडेंस है उसमें हम R और L को कंसिडर कर रहे हैं, जो एडमिटेंस है वो उसका ऑपोजिट है, तो R का ऑपोजिट G कंसिडर कर रहे हैं और L के ऑपोजिट हम C कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो कैपिटल लेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं दे जनरली इंडिकेट द नेट वैल्यू, लेकिन अगर हम स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं तो दे इंडिकेट द वेरिंग वैल्यू। तो जब हम इम्पिडेंस चेक कर रहे हैं या एडमिटेंस को चेक कर रहे हैं तो लोअर केस लेटर्स जनरली हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स के लिए, बिकॉज इनकी वैल्यूज वेरी कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स का जनरल मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट आ गए हमारे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। अब सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जी नॉट और प्रोपगेशन कांस्टेंट ओमेगा, सॉरी गामा, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स, राइट, ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये बेसिकली दो सेकेंडरी कांस्टेंट हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, राइट। तो किस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैसे हम लोग चेक करेंगे, जी नॉट की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू क्या है, दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो आज का टॉपिक में हम लोगों ने क्या समझा, ट्रांसमिशन लाइंस क्या हैं, क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें आती हैं कैरेक्टराइजेशन में, फर्स्ट थिंग इज योर प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकंड थिंग इज योर सेकेंडरी कांस्टेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड द प्राइमरी कांस्टेंट, वी विल डिस्कस द सेकेंडरी कांस्टेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज उसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी लंबी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye-bye.